गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियोलॉजी क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डेट एनिमल्स के हार्ट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, अर्थात हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन कोऑर्डेट्स। हृदय की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में हमने पिछले वीडियो में स्कोलिडोन के हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया था। आज का हमारा लेक्चर रहेगा हार्ट ऑफ फ्रॉग, अर्थात फ्रॉग या मेंढक का हृदय एवं इसकी कार्यप्रणाली। मेंढक के हृदय की बात करें तो मेंढक का हृदय सर्कुलेटरी सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है। आप सब जानते हैं किसी भी जंतु के परिसंचरण तंत्र में 3 संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें सामान्यतः हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड होता है। इन 3 संरचनाओं से एक जंतु का सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। हम फ्रॉग या मेंढक के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मेंढक के में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो सामान्यतः क्लोज्ड या बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखा जाता है। हार्ट की बात करें तो मेंढक का हार्ट अन्य कोऑर्डेट एनिमल्स की तरह ही मायोजेनिक हार्ट होता है, अर्थात पेशीजन्य हृदय इसे कह सकते हैं। साथ में इस हृदय की विशेषता होती है कि ये पल्मोनरी हार्ट कहलाता है, अर्थात फुफ्फुसीय हृदय कहलाता है। फुफ्फुसीय हृदय से तात्पर्य है कि इनमें आर्टरी और वेन्स दोनों देखने को मिलती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सामान्यतः वेन्स के द्वारा या वीना केवा के द्वारा लाया जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सामान्यतः पल्मोनरी वेन के द्वारा लाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो पल्मोनरी हार्ट कहलाता है, जो हायर कोऑर्डेट्स एनिमल की विशेषता होती है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले मेंढक के हृदय की पोजीशंस की, स्थिति की। अगर मेंढक के हृदय की पोजीशन की बात करें या स्थिति की बात करें तो मेंढक में हृदय मध्य अधरीय सरफेस पर उपस्थित होता है, जिसे आप सामान्यतः मिड वेंट्रली पोजीशंस कह सकते हैं। तो हृदय मिड वेंट्रली सिचुएटेड होता है और ये दोनों अग्रपादों के बीच में या दोनों लंग्स के बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी में उपस्थित होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि मेंढक का हृदय अग्रभाग में मध्य अधरीय पोजीशन लिए हुए रहता है और साथ में ये अग्रपाद के बीचों बीच या फेफड़ों के बीचों बीच उपस्थित होता है। हम बात करें मेंढक के हृदय की तो मेंढक का हृदय एक विशेष प्रकार के आवरण से आवरणबद्ध रहता है, जिसे सामान्यतः पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहते हैं। हृदयावरण की बात करें तो हृदयावरण सामान्यतः 2 भित्तियों से मिलकर बना होता है, जिनमें आंतरिक और बाह्य भित्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और आंतरिक और बाह्य भित्ति के बीच में एक गुहा हमें देखने को मिलती है, जिसे हम हृदयावरणी गुहा या पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं। इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक विशेष प्रकार का फ्लूइड सब्सटेंसेस भरा होता है, जो कि हृदय की विभिन्न प्रकार की चोटों से या मैकेनिकल स्ट्रोक से या रगड़ से सुरक्षा करने का कार्य करता है। हम हृदय के हृदयावरण की भित्तियों की बात करें तो सामान्यतः हमें 2 भित्तियां देखने को मिलती है। बाह्य भित्ति को हम पेराइटल पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं, और आंतरिक भित्ति जो कि हृदय के बिल्कुल नज़दीक होती है उसे विसरल पेरिटोनियम के नाम से हम जानते हैं। तो पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिनमें आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर प्रमुख होती है। इन दोनों के बीच में हृदय गुहा में उपस्थित होता है। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स हृदय की पोजीशंस या स्थिति की। अब हम बात करते हैं हृदय की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हृदय आपको 2 प्रकार से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। एक आपको डोर्सल व्यू में दिखाई देता है और एक आपको वेंट्रल व्यू में दिखाई देता है। हम हृदय के कलर की बात करें
तो सामान्यतः हृदय लाल रंग का होता है या रेड कलर का होता है और ये एक पेशीय अंग के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये एक पेशीय अंग है और ये अन्य कोर्डेट जंतुओं की तरह पंपिंग का कार्य करता है। हृदय की संरचना की बात करें तो यहाँ मैंने 2 फिगर मेंशन किए हैं जो कि फ्रॉग या मेंढक के हृदय को दर्शा रहे हैं। इनमें सामान्यतः एक है वेंट्रल व्यू ऑफ फ्रॉग्स हार्ट, अर्थात मेंढक के हृदय की अधर संरचना को प्रदर्शित कर रहा है, और एक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग्स हार्ट, अर्थात मेंढक के हृदय की आंतरिक संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। हम बात करें मेंढक के हृदय की तो मेंढक का हृदय सामान्यतः 3 कक्षों में बटा हुआ रहता है, जिनमें 2 आलिंद और 1 नीले उपस्थित होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि नीले में अपूर्ण विभाजन होता है, अतः नीले 2 स्पष्ट भागों में बटा हुआ नहीं होता है। इस कारण इस हृदय की जो कार्य प्रणाली होती है वो सामान्यतः अपूर्ण दोहरे परिसंचरण को दर्शाती है। क्योंकि इसमें जो वेंट्रिकल या नीले भाग होता है उसका स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं देखा जाता है। अतः आप यूँ कह सकते हैं कि हृदय में प्योर और इम्प्योर ब्लड, अर्थात ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहीं ना कहीं नीले में जाकर मिक्सिंग होती है। तो आप कह सकते हैं कि इनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है। तो हृदय 2 आलिंद और 1 नीले में बटा हुआ होता है, और 2 आलिंद और नीले भाग की बात करें तो इसी की स्थिति के आधार पे हृदय एक त्रिकोणाकार या ट्रायंगुलर शेप शो करता है, और साथ में ये एक मस्कुलर ऑर्गन की तरह दिखाई देता है। तो ट्रायंगुलर शेप इसलिए होता है कि इनमें आलिंदों का आकार बड़ा होता है, जबकि वेंट्रिकल इसका थोड़ा ट्रायंगुलर तिकोना नीले उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं इसके वेंट्रल व्यू की। वेंट्रल व्यू से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंढक के हृदय में 3 कक्ष तो उपस्थित होते ही हैं, साथ में 2 सहायक कक्ष भी इनमें देखने को मिलते हैं। इन सहायक कक्षों में आपको कोनस आर्टीरियोसस या ट्रंकस आर्टीरियोसस, जिसे धमनी शंकु या धमनी कांड कहते हैं, ये पाया जाता है, और साथ में एक और सहायक संरचना के रूप में इनमें सामान्यतः साइनस विनोसस उपस्थित होता है। साइनस विनोसस की बात करें तो ये एक सहायक संरचना है जो अशुद्ध रक्त को एकत्रित करने का कार्य करती है, अर्थात जो वीना केवा से अशुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करता है वो सबसे पहले साइनस विनोसस या सिरा कोटर में आता है, और सिरा कोटर से ही सिरा आलिंद छिद्र के द्वारा वो आलिंद में प्रवेश करता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मेंढक का हृदय त्रिकक्षीय होता है, परंतु 2 संरचनाएं इसमें सहायक संरचनाओं के रूप में उपस्थित होती है, जिनमें ट्रंकस आर्टीरियोसस और साइनस विनोसस है। ट्रंकस आर्टीरियोसस जिसे धमनी शंकु या धमनी कांड कहते हैं, और साइनस विनोसस जिसे सिरा कोटर कहते हैं। ये 2 अस्थायी संरचनाएं या सहायक संरचनाएं इनमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके वेंट्रल व्यू की। वेंट्रल व्यू की बात करें तो हमें मेंढक का हृदय कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जैसे कि इस फिगर में मेंशन है। ये वाला जो पार्ट है ये इसका राइट ऑरिकुलर या राइट एट्रियम को दर्शाता है, और ये वाला जो भाग है इसके लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल को दर्शा रहा है। इन दोनों के बीच में एक विशेष भाग देखने को मिलता है जिसे हम कोनस आर्टियोसस कहते हैं। यही वाला भाग है जो कोनस आर्टियोसस के रूप में होता है, जिसे धमनी शंकु कहा जाता है। और ये धमनी शंकु आगे चलकर 2 विशेष प्रकार के ट्रंक्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें एरोटिक ट्रंक्स कहते हैं, या राइट या लेफ्ट एरोटिक ट्रंक से भी इन्हें जाना जाता है। इनके अलावा हम बात करें आलिंद और नीले के पट की, तो आलिंद और नीले के बीच में एक भित्ति या पट देखने को मिलता है जिसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। ये वाली जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, जो आलिंद
दोनों आलिंदों और नीले को पृथक करने का कार्य करती है। ये कोरोनरी सल्कस के नाम से जानी जाती है। हम बात करें राइट ओरिकल की या दाएं आलिंद की, तो दाएं आलिंद में हमें 3 महाशिराएं देखने को मिलती है। इन 3 महाशिराओं में 2 अग्र महाशिराएं या एंटीरियर वीना केवा होती है या प्री केवा जिसे कहते हैं, ये पाई जाती है। और ये राइट और लेफ्ट एंटीरियर वीना केवा भी कहलाती है। ये दोनों महाधमनियां शरीर के विभिन्न भागों से या शरीर के ऊपरी भागों से रक्त लाने का कार्य करती है और इनमें सामान्यतः अशुद्ध रक्त लाया जाता है जो कि दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। अर्थात लेफ्ट एंटीरियर वीना केवा और राइट एंटीरियर वीना केवा और साथ में पोस्टीरियर वीना केवा जिसे पश्च महाधमनी कहते हैं, इन तीनों के द्वारा सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से लाया गया अशुद्ध रक्त साइनस विनोसस या सिरा कोटर में प्रवेश करता है। यहाँ वेंट्रल व्यू में आपको साइनस विनोसस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इसके बैक या डोर्सल सरफेस की बात करें तो इसमें आपको एक स्पष्ट रूप से साइनस विनोसस देखने को मिलता है जो कि एक त्रिकोणाकार या ट्रायंगुलर शेप में उपस्थित होता है। तो त्रिकोणाकार इसलिए होता है क्योंकि कुछ इस प्रकार की कंडीशंस हमें साइनस विनोसस की देखने को मिलती है। तो ये वाला भाग तो इसका पोस्टीरियर वीना केवा कहलाता है और ये वाली जो भाग होता है ये इसका एंटीरियर वीना केवा कहलाता है। तो 2 एंटीरियर वीना केवा होती है और एक पोस्टीरियर वीना केवा होती है। तो कुछ इस शेप में डोर्सल व्यू में हमें साइनस विनोसस संरचना देखने को मिलती है। तो ये साइनस विनोसस जो संरचना होती है, इस संरचना में ये लेफ्ट एंटीरियर वीना केवा है, ये राइट एंटीरियर वीना केवा है और ये पोस्टीरियर वीना केवा है। इन तीनों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग से लाया गया रक्त एकत्रित होता है जहां से ये राइट ओरिकल या दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इनके अलावा हम बात करें इन तीनों महाशिराओं की, तो ये तीनों महाशिराएं जिनमें लेफ्ट एंटीरियर वीना केवा और राइट एंटीरियर वीना केवा के साथ में पोस्टीरियर वीना केवा होती है, ये तीनों महाशिराएं अपने रक्त को साइनस विनोसस में लाकर एकत्रित करती है और साइनस विनोसस या सिरा कोटर दाएं आलिंद में एक विशेष प्रकार के छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे साइनो एट्रियल अपर्चर या साइनो एट्रियम अपर्चर भी कहा जाता है। तो साइनो एट्रियम अपर्चर या साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के नाम से इस छिद्र को जाना जाता है जिसमें कि विशेष प्रकार के कपाट भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। तो साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के द्वारा ये साइनस विनोसस राइट ओरिकल में आकर खुलता है। राइट ओरिकल के मिड में यहाँ पर एक विशेष प्रकार की ओपनिंग देखी जाती है जो कि साइनस विनोसस या सिरा कोटर से आने वाले रुधिर को रिसीव करने का कार्य करता है। तो इस ओपनिंग की बात करें तो ये साइनस विनोसस से राइट ओरिकल में इम्प्योर ब्लड को लाने का कार्य करती है। और अगर हम लेफ्ट ओरिकल की बात करें तो लेफ्ट ओरिकल में भी एक विशेष प्रकार की ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। ये विशेष प्रकार की ओपनिंग पल्मोनरी वेन्स की होती है जो कि फेफड़ों से या लंग से प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर लेफ्ट ओरिकल में डालने का कार्य करती है। अर्थात जो लेफ्ट ओरिकल होता है यह पल्मोनरी वेन के द्वारा फेफड़ों से लाया गया शुद्ध रुधिर जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं ग्रहण करता है। अर्थात पल्मोनरी वेन की ओपनिंग तो होती है आपके लेफ्ट ओरिकल में और जो साइनस विनोसस की ओपनिंग होती है वो होती है राइट ओरिकल में। तो हम बात करें राइट ओरिकल की तो ये राइट ओरिकल थोड़ा अधिक चौड़ा भाग होता है। ये वाला पूरा राइट ओरिकल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला भाग पूरा राइट ओरिकल है और ये भाग इसका लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट एट्रियम है। हम बात करें इसके वेंट्रिकल की तो वेंट्रिकल दोनों से थोड़ा बड़ा भाग होता है और अधिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, अधिक पेशीय संरचना है।
अगर हम बात करें नीले की, तो नीले आलिंदों से कोरोनरी सल्कस, जिसे आलिंद नीले पट कह सकते हैं, इसके द्वारा ये पृथक रहता है और ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इनमें हमें आलिंद और नीले की भित्ति पर हमें विशेष प्रकार के वाल्व देखने को मिलते हैं, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर भी कहते हैं, अर्थात इन्हें हम आलिंद नीले छिद्र कहते हैं। इन आलिंद नीले छिद्र में विशेष प्रकार के कपाट देखने को मिलते हैं, जो कि आलिंदों से जब रक्त नीले में प्रवेश करता है तो ये रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। हम बात करें आलिंद नीले पट की, तो आलिंद और नीले पट, जिसे कोरोनरी सल्कस कहते हैं, जिनके द्वारा आलिंद और नीले पृथक पृथक रहते हैं, इन कोरोनरी सल्कस में हमें विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, जिन्हें हम एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं, अर्थात आलिंद नीले छिद्र कहते हैं। इस आलिंद नीले छिद्र के द्वारा ही आलिंदों से रुधिर नीले में प्रवेश करता है। साथ ही इस आलिंद नीले छिद्र में विशेष प्रकार के कपाट हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम आलिंद नीले कपाट कहते हैं। ये आलिंद नीले कपाट राइट ओरिकल में उपस्थित होते हैं और साथ में लेफ्ट ओरिकल में भी ये उपस्थित होता है। सहायता से ये राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। इन आलिंद नीले कपाटों पर एक रेशेनुमा संरचनाएं हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कोर्डा टेंडिनी कहते हैं। ये वाली जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये कोर्डा टेंडिनी कहलाती है। तो कोर्डा टेंडिनी विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए इन कपाटों को बंद करने का कार्य करती है। ये कोर्डा टेंडिनी आगे जाकर अगर और इरेगुलर ग्रोथ शो करती है, जिसे हम कोलुमना कोर्नी कहते हैं। इसके लिए हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में ये कोर्डा टेंडिनी है। छोटे छोटे फाइबर्स यहाँ उपस्थित होते हैं और इन कोर्डा टेंडिनी से ही ये देखो, ये जो इरेगुलर ग्रोथ के रूप में हमें संरचना दिखाई दे रही है, ये इसकी कोलुमना कोर्नी है। तो कोलुमना कोर्नी के रूप में इनमें शेष आउटग्रोथ देखने को मिलती है, जिसे हम वेंट्रिकल की सरफेस में या वेंट्रिकल की सतह में आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ये पांचों संरचनाएं, जिनमें 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल और साथ में असेसरी स्ट्रक्चर, जिनमें धमनी शंकु और सिरा कोटरा आपको स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करें ओरिकल्स की, तो ये राइट ओरिकल है और ये इसका लेफ्ट ओरिकल है। राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल में केवल ये विषमता होती है कि राइट ओरिकल लेफ्ट ओरिकल से थोड़ा बड़ा होता है और राइट ओरिकल में साइनो एट्रियल अपर्चर देखने को मिलता है, जबकि लेफ्ट ओरिकल में पल्मोनरी वेन की ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा इन दोनों आलिंदों के मध्य एक विशेष प्रकार की नलिका रूपी संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कोनस आर्टियोसस कहते हैं, और ये कोनस आर्टियोसस आगे चलकर ट्रंकस आर्टियोसस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोनस आर्टियोसस को ही हम ट्रंकस आर्टियोसस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोनस आर्टियोसस में आलिंद नीले पट से निकला हुआ रहता है और आगे चलकर ये ट्रंकस आर्टियोसस में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात कोनस आर्टियोसस ही ट्रंकस आर्टियोसस कहलाता है। ट्रंकस आर्टियोसस की बात करें तो ये आगे चलकर ये भी 2 स्पष्ट भागों में विभेदित हो जाता है, इन्हें हम एओर्टिक ट्रंक्स कहते हैं। ये लेफ्ट एरोटिक ट्रंक है और ये राइट एरोटिक ट्रंक है। राइट और एरोटिक ट्रंक और लेफ्ट एरोटिक ट्रंक की बात करें तो ये भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें कैरोटिड
आर्क, सिस्टेमिक आर्क, वेनिस आर्क के रूप में ये आगे चलकर 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य ये आर्टरियोल्स की शाखाएं करती है, जिनमें सामान्यतः राइट और लेफ्ट दोनों शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। राइट और लेफ्ट दोनों शाखाएं आगे चलकर कैरोटिड आर्क, सिस्टेमिक आर्क और पल्मोक्यूटेनियस आर्क में डिवाइड हो जाती है, जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। अब हम बात करें इस कोनस आर्टरियोल्स के इंटरनल संरचनाओं की, तो यहाँ हमें एक विशेष प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, जिन्हें हम स्पाइरल वाल्व कहते हैं, अर्थात सर्पिल कपाट इनमें देखने को मिलते हैं। ये वाली जो संरचनाएं होती है ये बिल्कुल राइट ओरिकल की साइड में उपस्थित होती है, जिन्हें हम सर्पिल वाल्व कहते हैं। और सर्पिल वाल्व के ऊपर की तरफ 3 विशेष प्रकार के अर्धचंद्राकार कपाट हमें देखने को मिलते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट सामान्यतः रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। तो सेमिलुनार वाल्व ट्रंकस आर्टरियोल्स में देखने को हमें मिलते हैं। इन सेमिलुनार वाल्व का एकमात्र कार्य है कि ये विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं, अर्थात जब नीले से रक्त धमनी शंकु या कोनस आर्टरियोल्स में प्रवेश करता है तो ये रक्त को कोनस आर्टरियोल्स से वापस नीले में नहीं जाने देते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। राइट ओरिकल में एक विशेष प्रकार की ओपनिंग देखने को मिलती है। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये ओपनिंग साइनो एट्रियल अपर्चर के द्वारा होती है, जिसे हम सिरा आलिंद छिद्र के नाम से जानते हैं। जो अशुद्ध रक्त सिरा कोटर से दाएं आलिंद में पहुंचता है वो इसी छिद्र के द्वारा आता है। जब राइट ओरिकल में ब्लड आता है उसी समय पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ओरिकल में भी प्योर ब्लड आता है, जो कि लंग्स से आता है, और इसकी ओपनिंग भी एक विशेष प्रकार के छिद्र से होती है, जिसे हम पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग कह सकते हैं। ये लेफ्ट ओरिकल में होती है। तो जब सिरा कोटर से दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है उसी समय लेफ्ट ओरिकल में भी पल्मोनरी वेन के द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाया जाता है। जब दोनों आलिंदों में रक्त की पूर्ति हो जाती है तो इनमें संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम ट्रंकस आर्टरियोल्स की बात करें तो ट्रंकस आर्टरियोल्स का जो समीपस्थ भाग होता है ये फाइलेंजियम कहलाता है, और इसके ऊपर वाला जो दूरस्थ भाग होता है या डिस्टल पार्ट होता है ये सिनेंजियम कहलाता है। तो जो इसकी कैविटी या गुहा होती है जो कि अर्धचंद्राकार कपाटों से घिरी रहती है, इस गुहा के नीचे वाला भाग फाइलेंजियम कहलाता है और इस गुहा के ऊपर वाला भाग सिनेंजियम कहलाता है। ट्रंकस आर्टरियोल्स के भी हमें 2 भाग देखने को मिलते हैं। ये ट्रंकस आर्टरियोल्स आगे चलकर एरोटिक ट्रंक्स में डिवाइड होता है, जिन्हें राइट और लेफ्ट एरोटिक ट्रंक्स कहते हैं। बात करें नीले की तो नीले एक मोटी भित्ति युक्त पेशीय संरचना है, अर्थात इसकी भित्ति थोड़ी मोटी होती है। हम तुलना करें आलिंदों की तो आलिंदों से अपेक्षाकृत इसकी भित्ति मोटी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेंढक के हृदय की अधर संरचना और ये आंतरिक संरचना। इन दोनों संरचनाओं में आपको एट्रियम और वेंट्रिकल संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। साथ में कोनस आर्टरियोल्स और साइनस विनोसस भी आसानी से स्पष्ट हो गए होंगे। अब हम बात करें मेंढक के हृदय की कार्यप्रणाली की, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ फ्रॉग्स हार्ट। कैसे मेंढक का हृदय कार्य करता है, किस प्रकार इनमें संकुचन या प्रकुंचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और कैसे ये अशुद्ध और शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित और वितरित करने का कार्य करता है। हम बात करते हैं मेंढक के हृदय की कार्यप्रणाली की, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ फ्रॉग्स हार्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेंढक में हृदय किस प्रकार का होता है। तो मेंढक का हृदय अन्य कॉर्डेट जंतुओं की तरह ही मायोजेनिक हार्ट होता है, और मायोजेनिक हार्ट जिसे हम पेशीजन्य हृदय कहते हैं, इस मायोजेनिक हार्ट में हृदय की कार्यप्रणाली शुरू करने के लिए
अन्य कोऑर्डिनेट जंतुओं की तरह ही पेसमेकर उपस्थित होता है और ये पेसमेकर इसके ऐसे नोड में उपस्थित होता है। और इस ऐसे नोड की लोकेशन की बात करें तो फ्रॉग के हार्ट में ऐसे नोड साइनस विनोसस में देखने को मिलता है, अर्थात साइनस विनोसस में ही ऐसे नोड पाया जाता है जिनके द्वारा हृदय की कार्यप्रणाली प्रारंभ होती है। अर्थात पेशीजन्य हृदय होता है और अन्य कोऑर्डिनेट जंतुओं की तरह ही इनमें पेसमेकर ऐसे नोड में उपस्थित होता है। हम बात करें हृदय की तो हृदय में पाए जाने वाला परिसंचरण इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है, अर्थात अपूर्ण दोहरा परिसंचरण इनमें देखने को मिलता है। अपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके वेंट्रिकल पार्ट में स्पष्ट रूप से विभाजन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो नीले के अपूर्ण विभाजन के कारण ये त्रिकक्षीय हृदय कहलाता है, अर्थात इनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण नीले में होता है। हम बात करें इसकी कार्यप्रणाली की तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त आता है, ये लाने का कार्य प्री केवा और पोस्ट केवा करती है। मैंने आपको बताया इनमें 2 प्री केवा या अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा देखने को मिलती है। इन तीनों महाशिराओं के द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लाया जाता है और ये अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम साइनस विनोसस या सिरा कोटर में प्रवेश करता है। सिरा कोटर एक सहायक संरचना है जो कि अशुद्ध रक्त को एकत्रित या कलेक्ट करने का कार्य करती है। यहीं से साइनस विनोसस से ही साइनो एट्रियल अपर्चर या ऐसे अपर्चर जिसे कहते हैं, इनके अलावा इसे साइनो एट्रियम या साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सिरा आलिंद छिद्र के द्वारा साइनस विनोसस या सिरा कोटर से रुधिर राइट एट्रियम या दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, अर्थात दाएं आलिंद में हमेशा अशुद्ध रुधिर का एकत्रण होता है। ऐसे ही हम बात करें प्योर ब्लड की या शुद्ध रक्त की तो शुद्ध रक्त लंग से लाया जाता है, अर्थात फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है जो कि पल्मोनरी वेन लाती है, अर्थात जो फुफ्फुसीय सिरा होती है इसके द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाया जाता है लेफ्ट ओरिकल में या बाएं आलिंद में। जब बाएं आलिंद में रक्त आता है उसी समय तीनों विना केवा इम्प्योर ब्लड को राइट ओरिकल में लाने का कार्य करती है और आलिंदों में जब रक्त का भराव पूर्ण हो जाता है उस समय संकुचन या डायस्टोल की प्रक्रिया देखने को मिलती है और इस संकुचन की प्रक्रिया के कारण ही जो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होते हैं जो कि इसके एट्रियो वेंट्रिकुलर सरफेस पे उपस्थित होते हैं, ये अपर्चर या छिद्र खुल जाते हैं और इनमें पाए जाने वाले वाल्व भी खुल जाते हैं जिनकी सहायता से आलिंदों से रुधिर वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, अर्थात जो वेंट्रिकल की राइट एंड होती है या दाहिना भाग होता है इसमें सामान्यतः अशुद्ध रुधिर आता है और बाएं भाग में प्योर ब्लड आता है जो कि पल्मोनरी वेन फेफड़ों से लाती है। कुछ क्षणों बाद ये रक्त आपस में मिक्स्ड हो जाता है, अर्थात मिश्रित हो जाता है और कहीं ना कहीं ये इम्प्योर और प्योर ब्लड दोनों ही ट्रंकस आर्टियोसस में भेजे जाते हैं जहाँ से ये शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की पूर्ति करते हैं, अर्थात इम्प्योर और प्योर ब्लड वेंट्रिकल में आकर मिक्स्ड होते हैं जहाँ से ये जब वेंट्रिकल में संकुचन की प्रक्रिया होती है तो उस समय ये धमनी शंकु जिसे कोनस आर्टियोसस कहते हैं, इस कोनस आर्टियोसस में रक्त को पंप कर दिया जाता है और कोनस आर्टियोसस जो कि आगे चलकर 2 भागों में विभाजित रहता है जिन्हें राइट एरोटिक ट्रंक्स और लेफ्ट एरोटिक ट्रंक्स कहते हैं और ये भी आगे चलकर 3 विशेष ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें कैरोटिड आर्क, सिस्टेमिक आर्क और पल्मोक्यूटेनियस आर्क कहा जाता है। तो ये जो कोनस आर्टियोसस है इसके द्वारा रक्त को विभिन्न भागों में इसकी शाखाओं के द्वारा भेज दिया जाता है। इस प्रकार हृदय में दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है, लेकिन ये दोहरा परिसंचरण एक प्रकार से इनकम्प्लीट है या अपूर्ण है,
अतः मेंढक के हृदय के परिसंचरण को हम अपूर्ण दोहरा परिसंचरण से जान सकते हैं। इस कारण मेंढक के हृदय में प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स्ड होते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि त्रिकक्षीय हृदय में रक्त का मिश्रण देखा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और इसके रिंग बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस समय पर मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।